नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम मेंस 2023 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं और सभी टॉपर्स की कॉपियों को दिखा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी में एसए को बखूबी अच्छे ढंग से लिखा है और एक अच्छा नंबर हासिल किया है, जिससे वो रैंक लाने में कामयाब हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेंस में जो एसए का पेपर होता है और एथिक्स का पेपर होता है, यह आपकी रैंक डिसाइड करता है। रैंक को डिसाइड करने में सबसे बड़ी भूमिका यही दो पेपर निभाते हैं। ऑप्शनल की बात अगर 1 मिनट के लिए बाहर रख दी जाए तो बाकी बचे हुए 7 पेपरों में से एसए का एक पेपर और एक पेपर जो होता है हमारा एथिक्स का, जो जीएस का चौथा पेपर कहा जाता है, यह दो पेपर जो होते हैं वह हमारी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं रैंक को डिसाइड करने में। आज हम यहाँ आपको दिखाने वाले हैं नीरज धाकड़ जी का। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम इनका था और मुखर्जी नगर में 24/6/2023 का यह इन्होंने आंसर राइटिंग करी हुई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या प्रोसेस है। प्रस्तुति को मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया हुआ है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी एस्से को लिखने के लिए क्या क्या प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है संदर्भ दक्षता आपके पास होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कि जिससे आप लोग एक अच्छी संदर्भ भूमिका तैयार कर सकें किसी भी एस्से को करने के लिए। दूसरे नंबर पे उसका परिचय होना चाहिए, आप उस एस्से के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में कितना अच्छा इंट्रोडक्शन आप दे पा रहे हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा प्रोसेस इसमें है विषय वस्तु की दक्षता, उसको कितना अच्छा आप उसमें बना चढ़ा के प्रोसेस को लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर ज़्यादा प्रभावित हो। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा होता है भाषा या भाषा प्रवाह कैसा है, यह चीज़ प्रोसेस होता है। 5वें नंबर पे निष्कर्ष की दक्षता हो जाती है और 6वां नंबर जो होता है प्रस्तुति की दक्षता हो जाती है कि आप टोटल आपका जो प्रोसेस है निष्कर्ष के बाद उस आपने कितना अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया है, लिखा हुआ है, वह चीज़ परसेप्शंस आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इनके एस्से का क्या प्रोसेस है, इनका क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि खेल चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, वे इसे प्रकट करते हैं। मतलब खेल जो होता है चरित्र का निर्माण नहीं करते, चरित्र मतलब कैरेक्टर समझ रहे हो ना, उसको बनाते नहीं हैं बल्कि उसको प्रकट कर देते हैं, उसके अंदर इतना डेवलपमेंट कर देते हैं खेल जिसका कुछ जवाब नहीं है। अब इसके आगे यह स्टार्ट कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे शुरुआत करी है एस्से की। देखिए किसी भी चीज़ को स्टोरी के माध्यम से या उसके इम्पोर्टेंस को बताकर कि कितना महत्वपूर्ण वह विषय वस्तु हमारे लिए हो जाता है या मानव समाज के लिए हो जाता है या किसी भी व्यक्ति या पर्सन के लिए हो जाता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एस्से को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया कि खेल का संबंध प्राचीन से रहा है। खेल के बारे में बता रहे हैं कि खेल का संबंध प्राचीन से रहा है, यह निरंतर रूप से प्रगति की ओर उन्मुख रहा है। वस्तुतः प्राचीन समय में कौड़ियों का खेल होता था, पशु पक्षियों में लड़ाई मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो वहीं समय समय के साथ इसमें पासा, घुड़दौड़, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती आदि, मतलब इन्होंने पहले खेलों के बारे में पूरा डिफाइन करा है कि खेल कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कैसे टाइम वाइज वह खेल अपने आप में डेवलप हुए हैं। यह प्रोसेस इन्होंने पहले बताया है। यह एस्से को लिखने का या स्टार्ट करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका माना गया है। उसके बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं कि इसी क्रम में यदि देखा जाए तो खेल और चरित्र का संबंध भिन्न भिन्न दिखाई देता है। मतलब अलग है, खेल दूसरा प्रोसेस है और चरित्र जो होता है वो दूसरा प्रोसेस हो जाता है। यह अलग अलग प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि यदि देखा जाए तो कुश्ती में एक पहलवान आक्रामक रूप से दांव पेच का प्रयोग करता है, तो वही दूसरा पहलवान धैर्य और सहनशीलता के साथ खेलता है। देख रहे हैं कि कितना अच्छा इन्होंने तर्क दिया है। एग्जाम्पल, जब किसी भी फैक्ट या पॉइंट को बोला जाए तो उसको अगर एग्जाम्पल उसका दे देते हैं तो मतलब आप उस चीज़ पर मुहर लगा देते हैं कि नहीं, यह चीज़ वाकई में जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल प्रोसेस हो जाता है। आगे देखते हैं कि यह उसके बाद नेक्स्ट भूमिका दिखाते हैं हेडिंग कि चरित्र के निर्माण में खेल की क्या भूमिका है, यह दिखाना चाह रहे हैं कि चरित्र का निर्माण जो हो रहा है उसमें खेल की भूमिका कैसे है। अब पहले इसके पक्ष में बातें करते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को निष्कासित करने के लिए 2 पॉइंट होता है, एक तो पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष का होता है। तो पहला वाला है, देखिए इसमें पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें वस्तुतः चरित्र का निर्माण सामान्य तौर पर जन्मजात होता है। मतलब जन्म से ही बता रहे हैं कि किसी भी खेल में जो होता है चरित्र का निर्माण जो होता है आदमी में जन्मजात होता है, बस उसे डेवलप करने की ज़रूरत होती है।
तो आगे देख पा रहे हैं आप लोग पक्ष के बारे में पहले बात होगी, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है विपक्ष के बारे में बात करना। जैसे अगर जो दो फेज में किसी को बांट देते, एक को पक्ष हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा हमारा विपक्ष की बातें हो जाएंगी। अच्छा, विपक्ष और पक्ष में एक चीज़ आपको याद रखना है कि पक्ष के बारे में ज़्यादा पॉइंट आपको बताने हैं और विपक्ष के बारे में 102 पॉइंट को ही निगलेक्ट करना है, क्योंकि यह चीज़ दिखाता है कि आपके अंदर जो होती है निगेटिविटी कितनी प्रोसेस में है और पॉजिटिविटी को ज़्यादा दिखाया जाता है। हर जगह का यह रूल्स होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इन्होंने बताया है कि उसमें चरित्र निर्माण में पर्यावरण और आपकी जीवन शैली का फर्क पड़ता है। देख पा रहे हैं मतलब इनके लेखन कौशल में कितना प्रवाह दिख रहा है कि मतलब एक लाइन पढ़ने के बाद यह समझ में आ रहा है कि नहीं दूसरी लाइन हमको पढ़नी है। अब देखिए मैंने बताया अभी विपक्ष में बात होने के बाद ये डायरेक्ट विपक्ष के बारे में बात बता रहे हैं कि इसके हम अगेंस्ट कौन सी बातें समझ सकते हैं कि चरित्र आमतौर पर अस्थायी होते हैं, इसलिए खेल से इनके परिवर्तन की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, बल्कि आपका चरित्र आपके खेल के दौरान फील्ड पर दिखाई देता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल शायद इन्होंने दिया होगा, इसलिए खेल चरित्र के निर्माण में ज़्यादा इसे प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। चरित्र प्रकट में खेल की भूमिका क्या है, यह नेक्स्ट हेडिंग इनकी है। आगे देखते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी खेल भावना के लिए जाने जाते हैं। वस्तुतः सचिन तेंदुलकर खेल के दौरान यदि उन्हें लगता है कि वे आउट हैं तो वे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। अब देख रहे हैं कि मतलब यह एग्जाम्पल कितना अच्छा किसके बारे में दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है उनके बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं और कितनी ऑथेंटिक बातें बता रहे हैं कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता अपने आप में। और उसमें कह रहे हैं कि देखिए इनके चरित्र में उनकी सत्यनिष्ठा ईमानदारी जैसे मूल्य जो होते हैं खेल के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। तो बस यही एक चीज़ एग्जामिनर आप में देखता है कि आप में धारा प्रवाह कितने लेवल पे है और जो बातें आप बता रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा डीप है, यह बातें उसको देखनी रहती है आपके किसी भी पेपर को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि तो वही खेल मानसिक तौर पर व्यक्ति को मजबूत बनाता है और मेहनती सहभागिता जैसे मूल्यों को भी ज़्यादा डेवलप कर देता है। तो देख रहे होंगे कि आप इसमें अच्छा पैराग्राफ वाइज को भी प्रोसेस ये देखते जा रहे हैं, पैराग्राफ को भी चेंज करते जा रहे हैं अपने अपने सिनेरियो के हिसाब से जैसे जैसे इनको इम्पोर्टेंट लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर फिर अब देखिए इन्होंने एक स्वामी विवेकानंद के खेल को लेकर ये एक कोटेशन इन्होंने कोट कर दिया है स्वामी विवेकानंद को। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी एस्से को आपको ज़्यादा जानदार बनाना है, उसको शानदार बनाना है, उसमें कोटेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल खेलने पर तुम स्वर्ग के नज़दीक होंगे, गीता पढ़ने से नहीं। यह स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर फुटबॉल खेल लोगे तो तुम स्वर्ग के नज़दीक होगे, लेकिन गीता पढ़ने से ऐसा प्रोसेस नहीं है। गीता से मेंटलिटी आपकी ज़्यादा डेवलप हो सकती है, लेकिन फुटबॉल खेलने से आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल आप दोनों रूप से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो यह स्वामी विवेकानंद का है और जो इंडियन अपने आप में बहुत बड़ा आइडियोलॉजिस्टिक आदमी थे उनका कोटेशन यहाँ है। तो स्वामी विवेकानंद का यह कथन खेल की महत्वता को दर्शाता है, जिससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है, जो साथ ही एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक अवस्थिति भी स्वस्थ होती है, जो अध्यात्म के स्तर को प्राप्त करने के साथ साथ इसके और अन्य विकास के बारे में बताए हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पर। तो फिर अब देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने पैराग्राफ चेंज कर दिया और एक अंडरलाइन की है कि आपका खेल ही आपकी पहचान होती है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बल दिया है और बता रहे हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले रहे हैं और कुछ ऐसे क्रिकेटर का कैप्टन कूल के नाम की संज्ञा दी जा रही है, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को बोला जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस जो है यह बताना चाह रहे हैं इस अपने एस्से के माध्यम से। मैंने बताया कि जितना अच्छा धारा प्रवाह, देखिए ध्यानचंद का नाम यहाँ पर लिए हैं, जो हॉकी का जादूगर, कलाइयों का जादूगर जिनको कहा जाता है, प्लेयर ऑफ वहीं हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का नाम खेल भावना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जा रहा है। तो इनका जो प्रोसेस है बता रहे हैं, यह काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिबल पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है हम लोग को। जिसने खेल के नियम जान लिए समझो वह जीत गया। तो देखिए इनमें कितना धारा प्रवाह दिख रहा है, टाइम टू टाइम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग यह जो है पैराग्राफ को भी चेंज करते जा रहे हैं और एक लेवल में एक स्टेप को छोड़ रहे हैं तो वहीं से दूसरा स्टेप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। यह एक एस्से राइटर की सबसे अच्छी विशेषता होती है।
आप देख रहे हैं खेल किस रूप से चरित्र को प्रकट करता है, यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, साथ खेल भावना के प्रति किया कार्य, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने बॉल से छेड़छाड़ की, साथ ही फुटबॉल में जानबूझकर शारीरिक हानि पहुंचाया। यह चीज़ बता रहे हैं कि उसकी निगेटिविटी क्या है, खेल को लेकर क्या नकारात्मक दृष्टिकोण बन सकते हैं, यह चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका एक हिसाब से यह बहुत ही बेहतरीन एस्से माना जाएगा। देखिए लास्ट में यह निष्कर्ष पे आ गए हैं। निष्कर्ष, किसी भी एस्से को लिखने के बाद उसके पॉजिटिव थिंक को, उसके नेगेटिव थिंक को, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉसेस हो सकते हैं, यह सब चीज़ें लिखने के बाद, उसकी अच्छी सी भूमिका तैयार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद लास्ट में अंततः आपको निष्कर्ष के ऊपर आना ही पड़ता है। तो निष्कर्ष यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी एस्से के लिए। और इनकी कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे। बस मेरा यही मेन मोटो है कि आप इनकी कॉपी देख लीजिए। और यहाँ पर इस एस्से को इन्होंने समाप्त कर दिया है। और इस एस्से में जिस लेवल पे इन्होंने लिखा है, कम से कम 125 नंबर का अगर एस्से रहा होगा तो इसमें 90 नंबर से तो कम इनको एस्से में नहीं मिला है। यह मैं पूरे गारंटी दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि 90 नंबर से कम इनको 125 में नहीं मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा, अब आप ये देखिए कि कोई एस्से किस लेवल में किसी भी पॉइंट को ज़्यादा इफेक्टिबल बना देता है, यही चीज़ हमको आपको समझनी है और सीखनी है। देखिए यहाँ पर खंड बी के बारे में बता रहे हैं कि किसी राष्ट्र के भूगोल को जानना उसकी विदेश नीति को जानना है, मतलब भूगोल को जानना। अब देखिए एक पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले बता देना चाहूँगा कि भूगोल को मतलब होता है किसी के देश के या राष्ट्र के भौगोलिक स्थिति को आप लोग समझ जाओगे तो वह समझ जाओ कि वह देश कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलप्ड नहीं है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की भाषाएं कैसी हैं, वहाँ पर ग्रो कैसे किया जा सकता है, वहाँ पर और अच्छा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, यह सारी फीचर्स आप लोग तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो उसके विदेश नीति को जानना है तो उसके पहले भूगोल को आपको समझना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति को समझा कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति का मतलब कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, किस एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर तापमान ज़्यादा अधिक हो रहा है, कौन सा उपजाऊ भूमि है, कौन सा क्या है, उसको देखते हुए कहाँ पर व्यापार किस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, कहाँ पे नहीं चल सकता, यह चीज़ देखते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इंडिया पे कब्जा किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब इनके खंड बी को देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस खंड बी में है। कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र के भूगोल को जानना, उसकी विदेश नीति को, मतलब फॉरेन पॉलिसी को अगर समझना है तो उनके जियोग्राफिकल कंडीशन को आपको समझना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्या इन्होंने कोटेशन, कार्ल मार्क्स स्टार्ट ही कोटेशन से कर रहे हैं। देखिए मतलब किस लेवल का माइंड सेट है आदमी का, यह समझिए कि भौतिक स्थितियों की टकराहट से ही समाज का विकास होता है। समाज का अगर विकास करना है तो भौतिक स्थितियों से टकराना ही आपको पड़ेगा। भौतिक स्थितियाँ कहाँ पर डेवलप होंगी? भौतिक स्थितियों का मतलब कहीं बारिश हो रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, कहीं नदी है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, या भौतिक परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। आगे कार्ल मार्क्स के बारे में ये बता रहे हैं और जर्मन दार्शनिक विचारों से प्रभावित वस्तुतः विचारों का टकराव होना के विकास के लिए बल दिया गया है। वही कार्ल मार्क्स ने भौतिक स्थितियों को केंद्र में रखा हुआ है। यह सब चीज़ें ये बता रहे हैं कार्ल मार्क्स को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस आपको और बता दूँ कि आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग में आप ये देखिए कि स्पीड के साथ में आपके जो आप लिख रहे हैं वह चीज़ें आपकी समझ में आनी अति आवश्यक है। ठीक है, अभी मैंने पिछले वीडियो में रवि कुमार सिहाग जी को का एस्से का पेपर आप लोगों को दिखाया। अभी उनके एस्से के और भी पेपर्स हैं जो मैं लेकर आऊँगा टाइम लाइन के आने वाली वीडियो में अपने आगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये सब जो टॉपर्स रहे हैं ना यूपीएससी के, ये लोगों के एस्से में कितना अच्छा प्रोसेस है। और नीरज धाकड़ जी ने अपने खुद मुंह से बताया है कि उनके सिलेक्शन में केवल और केवल अगर किसी एक चीज़ को वो प्राथमिकता देंगे तो वह आंसर राइटिंग स्किल्स ही है, जिसके कारण वह इसमें सिलेक्शन ले पाए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैसे प्रोसेस में नदियाँ, तापमान, बारिश जैसी विशेष पर्वत, पहाड़, जंगल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई हैं वही चीज़ ये बता रहे हैं। अच्छा, भूगोल से विदेश नीति का संबंध क्या है? वस्तुतः भूगोल में यदि सीमा विवाद मौजूद है, जहाँ पर सीमाएँ स्पष्ट नहीं है, वहाँ सामान्यतः पड़ोसी देशों को मित्रता का संबंध कमज़ोर स्थिति में होगा, जैसे भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, रूस, जापान आदि। समझ रहे हैं?
तो यह सब चीज़ें एक देखने वाली विषय वस्तु बन जाती है कि कहाँ पर कैसे किस पॉइंट को रखकर हम लोग इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में इन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी यूरोप व्यापार का बल दिया है, जो वहीं चाइना की भौगोलिक स्थिति को उसके व्यापार पर बल देने के में बढ़ावा देती है। वहीं भारत के तीन ओर से समुद्र से घिरा होने का मतलब है कि भारत का आर्थिक महत्व प्राचीन भारत से वर्तमान तक रहा है। जैसे प्राचीन भारत में बंदरगाह मुजद्दिद, तोंडीपुरा, ताम्रलिपि आदि में, वही वर्तमान में मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला जैसे बंदरगाह भारत के आर्थिक महत्व को उद्घटित करते हुए हैं। ठीक है, तो वस्तुतः यहाँ पे कोंडला और बॉम्बे जैसे बंदरगाह की मौजूदगी पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। व्यापार को देखो, भौगोलिक स्थिति को समझ रहे हैं, मतलब अगर जब इंडिया के ऐसे नक्शे को देखा जा रहा है तो ऐसे करके अगर ये प्रोसेस है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बंदरगाह है, यहाँ पर है विशाखापट्टनम है, तिरुवनंतपुरम है, कराची है उड़ीसा में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है पश्चिम बंगाल के ये वाला बंदरगाह कांडला वाला, ये सब बंदरगाह मिलकर एक देश की आर्थिक मजबूती के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखते हैं कि इसके व्यापार को देखा जा रहा है तो 3% व्यापार भारत से होता है, अतः ईरान बाजार के कारण अनेक देशों से संबंधों में मजबूती मिलती है, और वहीं पर और प्रोसेस ये बता रहे हैं अपना। ठीक है, आगे देखने की कोशिश करते हैं यह क्या कह रहे हैं। देखिए पैराग्राफ वाइज इसमें भी चेंजिंग ये अपने आप में लेकर आ रहे हैं कि पैराग्राफ में कैसे चेंजेस किया जा सकता है, इस चीज़ को भी यह समझा रहे हैं बेहतर ढंग से। एक रिदम नहीं टूट रहा है। सबसे पहली बात देखिए, इसमें दिया गया है कि विद्यमान हो तो अफगानिस्तान के संबंध में अफगानिस्तान की बातें बता रहे हैं। इसमें देखिए अलग अलग देशों की डेमोग्राफिक कंडीशन को बता रहे हैं, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बता रहे हैं, उसके इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसके जियोग्राफिकल पैटर्न पे ही, उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों परिस्थितियाँ उसके भौगोलिक परिस्थितियों पर ही डिपेंडेंट रहती है। यह चीज़ या नीरज धाकड़ जी अपने इस एस्से के माध्यम से हम सबको समझाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि यह फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं, लिखते हैं कि वही किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर पड़ोसी राज्यों से उसकी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, साथ ही व्यापारिक, सैनिक, सांस्कृतिक संबंधों में निर्धारण में भौगोलिक स्थितियों को जिम्मेदार माना जाता है। तो वहीं किसी राष्ट्र में विवाद होने के चलते समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ सहभागिता रखने में बल देती हैं और सामाजिक संबंधों को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। आगे के प्रोसेस देख रहे हैं कि मतलब ये कितना अच्छा पॉइंट आप लोगों को देख पा रहे होंगे आप लोग कि मतलब एक प्रवाह की गति जो है इनमें कहीं भी रिदम नहीं टूटने पा रहा है। एक पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। यह जो फीचर है यह एक ऐसे राइटिंग में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर तो वहीं इंग्लैंड के भौगोलिक स्थिति में ही उन्हें यूरोप की राजनीतिक से दूर रखा है और अनावश्यक रूप से इन्होंने उनके मुद्दे से बचा रहे हैं और अपना ध्यान अपने विकास की तरफ लगा रहे हैं। जब आप भौगोलिक मुद्दों को समझ लेंगे, किसी बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो आप जो है केवल विकास पे ध्यान दे रहे हैं। इसका यही सीधा सीधा निष्कर्ष होता है। देखिए एक कार्ल मार्क्स से इन्होंने कोटेशन फिर से यहाँ पर कोट करी है, जहाँ लोहा और कोयला मौजूद हो एवं यातायात के साधनों का मशीनीकरण हो जाए, उस राष्ट्र को आधुनिक औद्योगिकरण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कार्ल मार्क्स की जो है लाइन है, कोटेशन है। कार्ल मार्क्स अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया गया है कि यह जो है एक दार्शनिक है, विदेशी दार्शनिक है, जो इन्होंने अपनी सारे प्रोसेस को बताया हुआ है। और ये देखते हैं लास्ट पॉइंट पर इनके ऐसे राष्ट्रों के संबंधों पर बल देता है जो इंग्लैंड अमेरिका संबंध, इंग्लैंड भारत के संबंध, और इस संदर्भ में जानने की हमको और अत्यधिक ज़रूरत है। वहीं भारत का बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों से संबंध, उत्तर पूर्व के राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाने की दशा में हो रहा है। ईस्ट इंडिया की पॉलिसी जो है एक्ट इंडिया पॉलिसी का उद्देश्य भी भारत का अपने राज्यों के विकास पर बल, काला दान, मल्टी मॉडल ट्रांसजेक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एवं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार जैसे देशों के संबंध में, मतलब देख रहे हैं कि कितनी ऑथेंटिसिटी बातें इस पॉइंट को आपको देखने पे समझ में। अंत में फिर से वही पॉइंट पे आ गए हैं निष्कर्ष। मैंने बताया कि हर चीज़ के काटने के बाद आपको आना वहीं पर है। जैसे कहते हैं ना कि आप घर से कितना भी दूर चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैसे कमा लीजिए, लेकिन वापस लौट के आपको शाम को अपने घर पर ही आना है। तो यह पॉइंट निष्कर्ष जो होता है एक घर मान के चलिए। और इन्होंने निष्कर्ष कितना प्रभावी ढंग से बताया है कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व बहुध्रुवीय होता जा रहा है, मतलब एक ध्रुव पे डिपेंडेंट नहीं है।
तो यह इनका समाप्त हो रहा है। बौद्ध हुए विश्व के इस मुद्दों में प्रभाव को कम किया जा सकता है और विश्व को सतत विकास के लक्ष्यों पर अग्रसर किया जा सकता है। लास्ट में यह देश के विकास के बारे में बता रहे हैं। यह एक ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इनका देखने को मिल रहा है, जो दक्षिण चीन सागर आदि सभी प्रोसेस को बहुत बखूबी ढंग से इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कमेंट करके बताइए कि आपका एस्से में कैसा स्कोर आ पा रहा है और किस लेवल का एस्से राइटिंग आप लोग कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।